वाली स्थिति में 3 आसन बचे हुए हैं। पहला है पश्चिम उत्तानासन, दूसरा पूर्व उत्तानासन, तीसरा गोमुख आसन। तीनों ही बहुत अच्छे आसन है। दंड आसन यानी कि दंड की स्थिति जो आपने ली है, कहां से ली है? अपने शरीर के अंदर दो दंड लिया गया है, यानी कि उस दंड को हमेशा सीधा रखने का प्रयास करना है। मेरुदंड को, है ना, स्पाइन, रीढ़ की हड्डी को। तो जितने भी आसन आपने इसमें किए, उसमें फोकस यही रहता है कि आपकी जो स्पाइन है, किसी भी तरफ अगर मुड़ रहे हैं, अगर ट्विस्ट भी कर रहे हैं तो भी आपकी स्पाइन सीधी रहनी चाहिए। आप आगे झुक रहे हैं तो भी आपकी स्पाइन सीधी रहनी चाहिए। आप बैक बेंड कर रहे हैं तो भी आपकी स्पाइन सीधी रहनी चाहिए, राइट। इसी प्रकार से आपके अभ्यास बनते हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे पश्चिम उत्तान आसन। पश्चिम मतलब पीछे, उत्तान मतलब तानते हुए शरीर को आगे की तरफ लेकर आना। तो जैसे ये हमारा शरीर है, ये सीधा बैठा हुआ है दंडासन की स्थिति में। हम लोग क्या करते हैं पश्चिम उत्तानासन में, अपने माथा लगाने के लिए इस प्रकार से मोड़ देते हैं अपने शरीर को। ऊपर से अपने चेहरे को मोड़ने की जरूरत नहीं होती है, आपको लोअर बैक से ही कमर को बिल्कुल ऐसे सीधा लेकर आना है, ठीक है। जितना यथासमता हो उतना लेकर आना है। उसके बाद आपको वहीं पर सबसे पहले दंडासन में बैठे, दोनों हाथों को उठाया, खींचा ऊपर, श्वास भरा। श्वास छोड़ते हुए हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथों को नीचे ले आते हैं, ऐसे पैरों को पकड़ लेते हैं और फिर यहीं पर जबरदस्ती करने का प्रयास करते हैं। इससे क्या होता है कि कमर में कुगड़ बन जाता है। क्या बन जाता है? कुगड़ बन जाता है। ये आगे जाकर आपकी लोअर बैक को खराब करने का काम करेगा, आपकी मांसपेशियों में इंजरी कर देगा। इसमें क्या करना है कि हमारा टारगेट घुटनों पर माथा लगाना नहीं है। सब लोग कहते हैं कि बस एक बार हमारा माथा घुटने से लग जाए, नहीं। हमारा टारगेट है कि आपकी लोअर स्पाइन से लेकर ऊपर तक की पूरी स्पाइन अच्छे से स्ट्रेच होती हुई आगे जाए, ठीक है। तो श्वास बढ़ना है, श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल आगे जाना है, जितना आगे जा सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पैरों तक ही जाए, जितना आगे जा सकते हैं। आगे जाने के बाद पहले 2 उंगलियों से इस प्रकार अंगूठे को पकड़ लेना अंदर से। अंदर से पकड़ने के बाद ये जो कमर आपको अभी ऊपर उठाई देख रही है, इसमें क्या करना है, एक बार और श्वास भरेंगे और शरीर को आगे की तरफ खींचेंगे। पूरा आगे खींचने के बाद जितना हो सकता है शरीर को धीरे धीरे अंदर लेकर जाएंगे और उसी स्थिति में रुक जाएंगे। कोहनी आपकी मुड़ी रहेगी, जमीन पर लग जाएगी। जब हम वापस आएंगे तो फिर से हाथों को आगे खींचेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर लेकर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे, दंडासन में आ जाएंगे, ठीक है। यह हमारा पश्चिम उत्तानासन था। अब पश्चिम मतलब हमारे शरीर के पीछे वाले भाग को तानते हुए आगे लाए। पूर्व उत्तान मतलब अपने सामने वाले शरीर को भी तानने का प्रयास करना है। पश्चिम उत्तानासन का काउंटर पोज क्या हो गया? पूर्व उत्तानासन, ठीक है। तो दंडासन में बैठे, दोनों हाथों को इस प्रकार पीछे धकेल देंगे। उंगलियां बाहर की तरफ न रहकर कहां रहेगी? अंदर की तरफ रहेगी, ठीक है। और यहीं से अपने शरीर को इस प्रकार उठाना है कि आपकी ये जो पंजे आगे जमीन पर लग जाए और पूरा शरीर बीच में से हवा में उठ जाए, हाथों पर और एड़ियों के वजन पर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को उठाना है ऊपर और यहीं पर रोक के रखना है। जब वापस आएंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे आना है और दंडासन की स्थिति में आ जाना, ठीक है। ये हमारा पश्चिम उत्तानासन और पूर्व उत्तानासन। अगला आसन है हमारा गोमुख आसन। गोमुख आसन के लिए हम क्या करेंगे, अपने राइट लेग को फोल्ड करते हुए हिप के बराबर में लेकर जाएंगे, लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए हिप के बराबर में लेकर जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको बैठना है। सामने से दिखाऊं,
ऐसे आपको बैठना है और ध्यान रखना है ये जो दोनों घुटने हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे सीधी डायरेक्शन में आ जाए, घुटने बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में आ जाए। उसके लिए आप क्या करेंगे, या तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ऐसे करेंगे हमारा फिर भी आ जाएगा एक डायरेक्शन में घुटना। अगर नहीं होता है तो एक बार आपने पंजों पे हाथ रखा, हिप को उठाया पीछे से, अच्छे से एडजस्ट करते हुए दोनों हिप को जमीन पे टिकाना है। ऐसे नहीं कि एक साइड आप उठे रहो वजन बनाने के लिए, नहीं, हिप टिका के रखना, कमर को सीधा रखना है। अब जो घुटना ऊपर है उस हाथ को उठाएंगे ऊपर, श्वास भरते हुए हथेली पीछे डालेंगे, कंधे के नीचे ले जाएंगे। जो घुटना नीचे उसको साइड, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, बाजू कान के बराबर में रहेगी। कुछ लोग गर्दन के पीछे डाल देते हैं उसको, बिल्कुल बराबर में रहेगी गर्दन सीधी, और इसी स्थिति में आंखें बंद करके बैठ जाना है। जब हम वापस आएंगे तो अपने सबसे पहले नीचे वाले हाथ को लाएंगे, घुटने पर रखेंगे, फिर ऊपर वाले हाथ को सीधा करेंगे, घुटने पर रखेंगे, दोनों हाथों को लेकर जाएंगे हिप के बराबर में, कमर को सीधा रखेंगे। पहले नीचे वाले पैर यानी कि लेफ्ट लेग को सीधा करेंगे, फिर राइट लेग को सीधा करते हुए दंडासन में आ जाएंगे। फिर यही अभ्यास दूसरी तरफ से भी आप सभी को करना है। पीछे कैसे ग्रिप बनाएंगे, ऐसे ग्रिप बनाएंगे, ठीक है, उंगलियों को फंसाना है। चलो सीधे बैठ जाइए। पैरों को खोल लीजिए सामने, दंडासन की स्थिति। सामने से दोनों हाथों को श्वास भरते हुए उठाइए ऊपर, पूरा श्वास भरें, बाजू कानों से लगाकर रखें और शरीर को झुकाना शुरू करेंगे, हाथों को नीचे नहीं लेकर जाएंगे। जितना कमर नीचे झुक सकती है झुकाने का प्रयास करें, धीरे धीरे जाइए। एक्सेल करते हुए पूरा पहली दो उंगलियों को फोल्ड करें और अंगूठों को पकड़ लीजिए। अब यहीं से श्वास भरते हुए थोड़ा और शरीर को आगे खींचे, छोड़ेंगे बिल्कुल भी। स्थिति में बने रहें, रोक कर रखना है, घुटनों को बिल्कुल नहीं मोड़ना है। लास्ट 20 सेकेंड। 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, खींचो शरीर को आगे पूरा। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे सामने हाथों को खींचे, ऊपर नहीं आना है अभी,
पैरों से दूर आगे हाथों को खींचो, जितनी दूर खींच सकते हो। बाजू कानों से लगाओ। अब यहीं से श्वास भरते हुए बिल्कुल कमर को सीधा ऊपर खींचते हुए लेकर आओ। अब सामने से ही हाथ वापस हिप के बराबर। इसी का काउंटर पोज करेंगे। हाथों को पीछे फिसला दीजिए, पैरों को मिलाकर रखें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को उठाना शुरू करें ऊपर। घुटना नहीं मुड़ेगा राहुल, घुटना बिल्कुल नहीं मुड़ेगा। हाँ, हाथों पर पैरों के पंजों पर रहेंगे, बाकी पूरी बॉडी सीधी रहेगी और गर्दन पीछे ढीली। हाँ, वेरी गुड। होल्ड 30 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6। सोनिया गर्दन पीछे। 8 9 10 11। हिप को धकेलो ऊपर। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। धीरे धीरे हिप डाउन। दंडासन में आते। इस आसन में सिर्फ पंजों पे उठना है, एड़ियों पे? हाथों पे नहीं, उधर आगे से मतलब एड़ी लगे रहेंगे या पंजे? अभी हमारी एड़ी तो हमेशा लगी हुई है। जब ये शरीर यहाँ से उठेगा तो पंजे भी जमीन पर लग जाएंगे। इस प्रकार से बिल्कुल बॉडी फ्लैट हो जाएगी। ठीक है। हाँ, एडी और पंजा क्या दोनों। इस आसन को कोणासन भी कहते हैं? नहीं, टॉप उसी को कहा जाता है ना? हाँ जी, टेबल टॉप। टेबल टॉप नहीं, ये टेबल टॉप नहीं होता, उससे पैर फोल्ड रहते हैं। हमें अंग्रेजी आती है। पूरा होता है। रिवर्स प्लैंक। प्लैंक हम ऐसे करते हैं ना, स्ट्रेट कोर एंगेज करके। कोई सर, पश्चिम उत्तानासन में जब हम अंगूठे को पकड़ेंगे तो हमारे जो पंजे हैं वो बाहर साइड स्ट्रेच होंगे या अंदर? अंदर। सर, पूर्वोत्तानासन में भी स्पाइन स्ट्रेच करके रखनी है। स्पाइन को रख दो बराबर में। स्पाइन का है दंडासन। दंडासन में बोल दिया तो दंडासन में स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट। आप भी देख रहे हैं ना कि यहाँ से ये स्पाइन ही तो यहाँ तक नीचे आकर पैर, ये जो स्पाइन स्ट्रेच हो रही है ये बिल्कुल ऐसे सीधी तो हो रही है ना। इसमें ये तो है नहीं कि हम वो कोई मोड़ रहे हैं कहीं से शरीर को। ठीक है, स्ट्रेच करके ही रखना है या थोड़ा लूज छोड़ देना है नीचे जाने के बाद? नहीं, लूज नहीं छोड़ना है, स्ट्रेच करके ही रखना है। शरीर को ऊपर की अधोगामी यानी कि अधो मतलब ऊपर की तरफ जाते हुए स्थिति में खींच कर रखना है। उसको हिप को ऐसे ढीला नहीं छोड़ देना, पूरा खींचा रहेगा। ठीक है, गोमुख आसन बचा हुआ है, करो। चलो सीधे बैठ जाए, दंडासन की स्थिति में आए। राइट लेग को क्रॉस करते हुए लेकर जाए पीछे की तरफ। लेफ्ट लेग को क्रॉस करते हुए। बेटा ये अंदर से पैर लेकर जा रहे सोनिया, ऊपर से भी तो जा सकता है। हाँ, अब क्रॉस करते हुए लेकर जाओ दूसरी तरफ। एडी के ऊपर नहीं बैठना है, इस बात का ध्यान रखना। एडी साइड में रहेंगी हिप के। घुटने को एक सीध में लाने का प्रयास करें। राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे। अब अपने राइट हैंड को उठाएं ऊपर, कमर के पीछे डाल दीजिए। लेफ्ट हैंड को उठाएं सामने, पीछे से घुमाते हुए पकड़ लीजिए और गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें बंद करके बैठ जाइए। जितना प्रयास होता है जो पकड़ पा रहे हैं ठीक है, नहीं तो ये जो जिनका शरीर ऐसे आगे झुका हुआ है वो चेस्ट वाले भाग को सीधा करने का प्रयास करें। जिनका हेड डाउन है, चेस्ट डाउन है, वो चेस्ट को अप करें, फेस को सीधा करें और गर्दन को सीधा करते हुए रुक जाएं उसी स्थिति में।
वापस आने के लिए पहले नीचे वाले हाथ को साइड से घुमाते हुए लाएं, थाई पर रखें, घुटने पर रखें, घुटने पर। फिर ऊपर वाले हाथ को सीधा करें, सामने सीधा करते हुए घुटने पर रखें, दोनों हाथ को बराबर में रखें हिप के, नीचे वाले पैर को सीधा करें, ऊपर वाले पैर को सीधा करें, दंडासन में आ जाए। दूसरी तरफ से कर जाएं खुद से। सर हैंड की पोजीशन भी चेंज होगी, इसमें लेफ्ट हैंड लेकर जाना है जी। जी, जिस पैर का घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर जाएगा, जो पैर का घुटना नीचे वो हाथ नीचे से जाएगा जी। ऋषभ, पकड़ो बेटा, पकड़ो, शाबाश, गर्दन को सीधा करो, मुझे क्या देख अरुणा, एक तो हाथ पकड़ने की कोशिश करो, फिर ये फोटो को दबाकर क्यों बैठे हो? फेस को रिलैक्स रखो, श्वास सामान्य रखो। अभी सोनिया होठ दबा रही है, फेस को नहीं दबाना, फेस को रिलैक्स रखना। गाय का मुख भी मुस्कुरा सकता है, ऐसी मुस्कान दिखाइए। हाँ, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब नीचे वाले हाथ को नीचे से लाएं घुमाते हुए, ऊपर वाले हाथ को सीधा करें, दोनों हाथों को बराबर में रखते हुए पैरों को सीधा करते हुए आ जाइए वापस। सुखासन में बैठ जाइए। ये आसन आज आप सभी के समाप्त हुए। ध्यान रखेंगे, पश्चिम उत्तानासन किसको नहीं करना है, सावधानी क्या रखनी है। अगर किसी को रीढ़ की हड्डी के संबंधित कोई समस्या है, सीडिक्स है, साइटिका संबंधी कोई समस्या हो रखी है, या हर्निया की समस्या है, उस समय पर आपको ये आगे की तरफ शरीर को नहीं झुकाना है, ठीक है। अगर आपकी कमर में कोई स्टिफनेस वाला पेन है तो आप झुका सकते हो, अगर कोई सीरियस इंजरी वाला पेन है तो आपको फॉरवर्ड बेंडिंग करना नहीं है। वो कंडीशन देखी जाती है, कई बार आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते समय कमर में थोड़ा बहुत पेन हो जाता है तो आप कहते हैं कि बैक एक शुरू हो गया, बैक पेन शुरू हो गया। ये आपको थोड़ा सा मन को सकारात्मक बनाकर, वो पेन क्यों हुआ है, क्योंकि आपकी अभी कमर उतनी फ्लेक्सिबल नहीं है जितना आप करना चाहते हो। उसमें एफर्ट देना है, लेकिन 100% नहीं, 5 to 10% एफर्ट देना डेली। तो 10 दिन बाद या 15 दिन बाद वो ऑटोमेटिकली 100% एफर्ट जाएगा। लेकिन पहले ही दिन 100% एफर्ट दोगे तो क्या होगा, मसल पुल हो जाएगी, खिंच जाएगी, मांसपेशियों में खिंचाव आएगा तो फिर वो दर्द करेगा। फिर आप लोग सोचते हैं कि ये तो योगा से कमर में दर्द हो गया। तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ठीक है। इस बात का पूरा ध्यान रखना है। लाभ क्या होंगे, पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है और पेट की चर्बी को कम करने का काम करता है। जिनको घुटनों का दर्द रहता है या घुटनों में जकड़न है, टाइटनेस है, वो घुटनों की समस्या के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। जिनको वेरिकोज पेन की प्रॉब्लम रहती है, हो जाती है ना, जैसे महिलाओं में प्रेगनेंसी के टाइम पे सबसे ज्यादा होती है कि पैरों की नसें मोटी मोटी हो जाती है, रेड ब्लू ब्लू हो जाती है, उसमें पश्चिमोत्तानासन बहुत कारगर है। इनको करना चाहिए पश्चिमोत्तानासन।
ठीक है। हाँ, पूर्वोत्तानासन इसका उल्टा है। अब ध्यान उसमें भी रखना है, अगर रीढ़ की हड्डी संबंधित है तो वो भी नहीं कर सकते आप। अगर स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम है, ना तो फॉरवर्ड बेंडिंग और ना ही बैक बेंडिंग, वो फिर सीरियस प्रॉब्लम वाले बच्चे अपने किसी योग शिक्षक की निगरानी में या योग चिकित्सक की निगरानी में, योग शिक्षक कौन है? योग टीचर, योग चिकित्सक योग थेरेपिस्ट, है ना। तो इन चिकित्सक की निगरानी में जाकर उनके सानिध्य में बैठकर आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे वो बताएं कुछ दिन उनके सानिध्य में करें, फिर आगे जाकर उसको रूटीन में आप डाल सकते हैं। अगर अपने आप से बनने का प्रयास करोगे, पढ़कर किया जाने वाला अभ्यास कभी सफल नहीं होता, है ना। बताया गया ना, गुरुपदिष्ट मार्गेण, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर आपका योग अभ्यास सिद्ध होता है। सिर्फ योग ही नहीं, आपका जीवन भी सिद्ध गुरु के मार्ग पर होता है, क्योंकि गुरु एक शिक्षक ही नहीं होता। गुरु, सबसे पहला गुरु आपकी माता, आपके पिता, फिर तीसरा गुरु आता है जो आपके स्कूल में शिक्षक होते हैं, आपके विद्यालय में। तो पहला गुरु तो माँ है। माता पिता की बात जो नहीं मानते वो बिल्कुल निकृष्ट बच्चे होते हैं। उनको तो क्या कहते हैं, जीवन में कोई सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। शुरुआत में उनको लगता है कि अरे हम बहुत सुखी हैं बिना माता पिता के, लेकिन एक समय आता है जब उनको आवश्यकता होती है जीवन में। जो अकेला रहता है जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता, ठीक है। तो माता पिता की सेवा हमारा परम धर्म है। मातृवान पितृवान आचार्य देवो भव, है ना। तो उसी हिसाब से आपको भी कार्य करना है। पूर्वोत्तानासन में आपको जिनकी कमर में स्टिफनेस रहती है उसके लिए बहुत लाभकारी है, ठीक है। माइनर बैक पेन जो होता है, हल्का कमर का दर्द, उसको भी आराम प्रदान करता है। साथ ही साथ आपके हाथों की शक्ति को भी बढ़ाता है, क्योंकि सारी स्ट्रेंथ कहाँ थी? हाथों पर थी, ठीक है। गोमुख आसन एक अच्छा आसन है जो आपकी श्वास संबंधी समस्याओं को भी ठीक करता है, और साथ ही साथ जिनको सर्वाइकल की समस्या रहती है, सर्वाइकल, और साथ ही साथ जिनका पोस्चर इस प्रकार से झुका रहता है ना, देखा है बहुत सारे बच्चों का ऐसे झुका रहता है। अभी जब मोहित कर रहा था गोमुख आसन तो कैसे कर रहा था मोहित? ऐसे कर रहे थे। ये कोई गोमुख आसन थोड़ी ना है। यहाँ पर ये पोस्चर कैसा होना चाहिए? ये पोस्चर होना चाहिए। आपका क्या था? ये था। तो ये होता क्या है कि हमारा ये अपर पोस्चर, शोल्डर वाला पार्ट ऐसे झुक जाता है, और ये मेल में कम और फीमेल में ज्यादा होता है। फीमेल का पोस्चर शोल्डर झुक जाते हैं, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे ऐसा होता है कि गर्दन पे भी प्रेशर आता है, गर्दन की मांसपेशियां भी दर्द करने लगती है। उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है गोमुख आसन, ठीक है। हाँ, श्वास संबंधी समस्याओं को भी ठीक करता है। जिनके शोल्डर में कोई प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इंजरी है तो नहीं करना है ना। प्रॉब्लम मतलब कि कोई स्टिफनेस है, कोई पेन है, उस समय पे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई इंजरी है तो उस समय पे नहीं करना है, ठीक है। हाँ, आज आपका ये सिलेबस समाप्त हुआ। सारे 32 आसन, 5 प्राणायाम हो चुके हैं, सूक्ष्म व्यायाम स्थूल व्यायाम हो चुके हैं, सूर्य नमस्कार हो चुका है। अब बचे हमारे सिर्फ अग्निसार और बंद, उनको कल करेंगे, ठीक है। हाँ, और थ्योरी पार्ट जो रहेगा वो हम मंडे को करेंगे। कब करेंगे? मंडे को करेंगे। तो ट्यूसडे को हमारा दिन आएगा। ट्यूसडे को हम फिर हम परीक्षा लेंगे। सर शीतकारी नहीं बताया। शीतली प्राणायाम बताया तो था। सर शीतली और शीतकारी अलग होता है ना? शीतकारी जो दांतों को चिपका के करते हैं वो होता है शायद। होता है, लेकिन सिलेबस में नहीं था इसलिए नहीं कराया। अच्छा, करवा देते हैं, चलो आपकी इच्छा जागृति तो ये तो पूर्ण कर देते हैं। शीतली प्राणायाम का ही एक पूरक है। क्या है? पूरक।
जिनसे शीतली प्राणायाम नहीं होता वो शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जिनकी जीभ फोल्ड नहीं होती है ना। लोग यहाँ शरीर को लचीला बनाने में लगे, यहाँ जीभ भी लचीली बनानी पड़ती है, बताओ है कि नहीं। लेकिन किसी की जीभ इतनी लपलपाती है, वो इतनी लचीली होती है कि वो बेचारे हमेशा मार खाते हैं फिर, है? ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्यों? जीभ ही तो है जो हमारा नुकसान कराती है, हमारा फायदा करती है। स्वाद इसको चाहिए, है ना। अगर जीभ ना हो तो क्या हम ज्यादा बोल पाएंगे? बोलते भी कब है? जब जीभ हमारी पूरी तेज चलती है। कई बार अन्यर्थ ही बोलते रहते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, है ना, वो भी नुकसान करते हैं। ठीक है, अति सर्वत्र रजित, लेकिन थोड़ी सी लचीली होना जरूरी है ताकि पाइपनुमा आकृति बन सके, है ना। अगर ये नहीं होती है तो उसका एक पूरक लिया गया कि उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। तो उसमें बताया गया आपका शीतकारी प्राणायाम। ये दोनों ही प्राणायाम आपको शीतलता प्रदान करते हैं। तो हाथ ज्ञान मुद्रा में ही रहेंगे, दांतों को मिलाकर रखना है और जीभ को हल्का सा हटा के रखना है। दांतों से चिपकाना नहीं है कि ऐसे नहीं कि जीभ से, जीभ को रिलैक्स रखेंगे नीचे, दांतों को मिलाएंगे, होठों को खोलेंगे और दांतों से श्वास हवा को अंदर खींचना है। जैसे कभी चोट लग जाती है तो हम क्या करते हैं, छोटा सा करते हैं, इसमें पूरा बड़ा खींचना है आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से श्वास खींचना है। विधि वही रहेगी, लेंगे मुख से, छोड़ेंगे नासिका से। ठीक है, शीतली प्राणायाम को। लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें आपको जोर नहीं देना है कि कुछ लोग मुंह को इतनी भयंकर तरीके से बना लेते हैं कि सामने वाला सोचेगा पता नहीं क्या दर्द हो गया, क्या चोट लगी कि ऐसा चेहरा बना रहे। फेस को रिलैक्स रखते हुए कि फेस की, चेहरे की मांसपेशियों को जितना आराम प्रदान करोगे उतना बढ़िया है। ठीक है, मुंह को बनाने का प्रयास नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल आराम से। और जितनी आराम से श्वास लेंगे ना उतना मजा आएगा। इससे एक फायदा और है, शीतलता तो प्रदान करता है लेकिन जो दांतों में पायरिया की समस्या होती है ना उसको भी ठीक करता है ये अभ्यास ना। मसूड़ों को मजबूत बनाने का या पायरिया को दूर करने का काम करते हैं। तो आप इसमें भी इसका लाभ ले सकते हैं शीतकारी प्राणायाम। ठीक है, हाँ जी राहुल बताइए क्या कह रहे हैं। तीन प्रकार का श्वसन होता है। श्वास लेने का, मैंने शायद आप लोग जब शवासन करते थे, शवासन में मैं बताता था कि इनहेल करते हुए पेट को फुलाएं, एक्सहेल करते हुए पेट को अंदर लेकर जाएं। वो सेक्शनल ब्रीदिंग के रूप में इसको बोला जाता है। किसके? सेक्शनल ब्रीदिंग। सेक्शन वाइज श्वास लेने और छोड़ने की विधि बताई गई है, लेकिन तीनों सेक्शन को एक साथ मिलाकर प्राणायाम करने की विधि बताई गई। यानी कि कहा गया है कि यौगिक श्वसन, क्या बोला गया है? यौगिक श्वसन, यौगिक ब्रीदिंग या डीप ब्रीदिंग, यौगिक डीप ब्रीदिंग की योग में गहरा श्वास किस प्रकार से लेना। तो सबसे पहले आपका जो है कि आपके उदर वाले भाग को श्वास लेते हुए फुलाना है। जब उदर वाले भाग की मूवमेंट हो रही होगी तो आपके चेस्ट वाले भाग की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। यानी कि जब पेट का भाग मूव कर रहा है तो उसमें वक्ष का भाग रिलैक्स रहेगा, और जब वक्ष का भाग मूव करेगा तो चेस्ट वाला पेट वाला भाग रिलैक्स रहेगा। जब ये दोनों भाग मूव नहीं करेंगे तो गर्दनी श्वसन उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीसरा जो भाग है गर्दनी श्वसन, क्लेविकल ब्रीदिंग। तो जो क्लेविकल ब्रीदिंग होती है, जो आपकी कॉलर बोन होती है, ये जो हंसली होती है, इसमें क्या होता है कि चेस्ट में श्वास भरने के बाद कई बार आप बैठे बैठे पढ़ते रहते हैं, कुछ करते हैं एकदम से करते हैं ना, एक कुछ अधिक ही श्वास आप उस समय पे भर के रिलैक्स करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपकी कॉलर बोन अप होती है। ठीक है, तो ये जो कॉलर बोन अप होती है तो इसको बोलते हैं गर्दनी श्वसन, यानी कि गर्दन तक श्वास को भरना।
तो वो चेस्ट की मूवमेंट के बाद ही आएगा। जैसे मैंने श्वास को भरा, ये चेस्ट में जितना भरा गया, उसके बाद और ज्यादा बढ़ना है तो फिर चेस्ट अप होने लग जाती है, ठीक है। फिर वापस आएंगे तो चेस्ट डाउन, फिर चेस्ट इन, ठीक है। तो जब तीनों को एक साथ करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि पेट से सांस लेना। किससे? पेट से सांस लेना। तो पेट से कैसे सांस लेते हैं बताओ? पेट बाहर की तरफ फूलता है सांस लेते टाइम। तो जब पेट बाहर की तरफ फूलता है तो सांस सारा कहाँ चला जाता है? पेट में भरते हैं। जब पेट सारा फूलता है तो सांस कहाँ जाता है? लंग्स। जब पेट फूलता है तो श्वास हमारा फेफड़ों में ही जाता है बेटा, पेट में नहीं जाता। पेट में सांस जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? गैस बनेगी, है ना। एब्डोमिनल का ब्रीथिंग का मतलब ये नहीं कि पेट सांस लेते हुए पेट को फुलाना है, ना कि पेट में सांस लेते हुए पेट फूलेगा। होता क्या है कि जब हम श्वास लेते हैं, पेट को फुलाते हैं, वो भरता पहले फेफड़ों में ही है, लेकिन मूवमेंट किसकी कर रहे हैं हम? पेट की। पेट की क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पर एक डायाफ्राम नाम की वस्तु होती है जो नीचे की तरफ प्रेशर डालती है, जिससे हमारा पेट बाहर की तरफ फूल जाता है। जैसे हम उसको रिलैक्स करते हैं, हमारा पेट अंदर चला जाता है। पेट में कभी हवा नहीं भरते। पेट में तो खून, अगर पानी भी भर जाए तो भी समस्या हो जाती है ना। इंटरनल ब्रीदिंग कितनी खतरनाक बताई गई है ना। अगर आपके अंदर ब्रीदिंग ब्लीडिंग आपके अंदर कोई चोट लगी और ब्लड आपके अंदर, उसको जल्दी से जल्दी ठीक नहीं किया गया, नहीं रोका गया, तो आदमी की बड़ी जल्दी मृत्यु हो जाती है। तो अंदर कभी ना तो ब्रीदिंग आउट होनी चाहिए, ना ब्लड आउट होना चाहिए। ये जैसे आप कोई सीवर बनाया और सीवर में से पानी जा रहा है, लेकिन वहीं पर किसी पाइप की लीकेज स्टार्ट हो जाती है, तो क्या होता है? आगे तक पानी सप्लाई नहीं हो पाता। तो इसी प्रकार अंदर अगर कहीं पे कोई समस्या आ जाए तो उसको तुरंत ठीक कराना पड़ता है। बाहर की चोटें संभल सकती है, लेकिन अंदर की बीमारियां जल्दी संभल में नहीं आती है, ठीक है। तो बाहर तो भगवान ने कुदरती ऐसा बना रखा है, इसलिए अंदर के सिस्टम्स को एक्टिव रखने के लिए हम क्या करते हैं? योग अभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, षटकर्म का अभ्यास करते हैं, उनको साफ करने के लिए, है ना। अपने घर के सीवर तो सबने साफ किए होंगे, टैंक सबने साफ किए होंगे। अपना टैंक साफ किया कभी? तो षटकर्म में वही प्रावधान दिया गया है कि आप अपने पेट में, जब आप देखो कि जब आपको लूज मोशन होते हैं या कुछ होता है, तो उस समय आप 3 से 4 दिन तक लगातार अगर आप कुछ खाना नहीं खा रहे, तब भी वो मल क्यों निकलता है? वो इतना हमारे अंदर स्टोर होता है। अगर उसको हमें किसी न किसी तरीके से साफ करना है, तो जैसे हम अपने पाइप को, सीवर को, टैंक को जब भी साफ करते हैं तो अतिरिक्त काम करना पड़ता है ना, अपने आप तो साफ नहीं होता। इसी प्रकार हमारी आंतों को, आमाशय को, हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, पता है छोटी आंत 6.5 मीटर लंबी छोटी आंत है, 2.5 मीटर लंबी बड़ी आंत है। वो आंतों के अंदर हमारा मल रहता है, उसको अगर हम साफ नहीं करेंगे तो अंदर ही पड़ा रहता है, वही बीमारी का कारण बनता है। अगर वो साफ रहे तो कहीं ना कहीं हमारा शरीर अच्छे से एक्टिव रहेगा। बाहर से नहा धो ली तो बड़े सुंदर दिखते हो, अंदर झांक के देखा कभी? जिन्होंने षटकर्म किया उनको पता है कैसे क्या हुआ। कौन आए थे षटकर्म करने, है ना। यहाँ के सिस्टम में पता नहीं क्या क्या लेकर बैठे हो, पेट में तो पता नहीं क्या है ना। तो शोधन बहुत जरूरी है, शुद्धिकरण, इसलिए षटकर्म का प्रावधान बताया गया। और ये ऋतु तो है ही षटकर्म की। अभी शरद ऋतु शुरू हो गई है ना, शरद नवरात्रि, इसलिए शुरुआत के 9 दिन का उपवास क्यों बताया गया षटकर्म के साथ? ताकि आप बिल्कुल साफ शुद्ध हो जाओ, शरीर को शुद्ध करके फिर अपनी दिनचर्या में आगे बढ़ जाओ। अच्छा भोजन करो, सात्विक भोजन करो, नमक नहीं खाना है। इसमें नमक को बंद कर देते हैं कि कुछ दिन बिना नमक के भी जी सकते हैं, है ना। तो उससे शरीर शुद्ध हो जाता है। तो अच्छे से अभ्यास करना है और अच्छे से सारी चीजें करनी है, ठीक है। समझ आया यौगिक श्वसन? तीनों को एक साथ भी कर सकते हैं हम। पहले पेट को फुलाया,
सीने को, फिर गर्दन वाले भाग को, और जब वापस आएंगे तो पहले गर्दन वाले भाग को रिलैक्स किया, फिर सीने वाले भाग को, फिर उदर वाले भाग को। ठीक है, इस प्रकार से उदर श्वसन, वक्षीय श्वसन, गर्दनी श्वसन को मिलाकर यौगिक श्वसन बनता है। ठीक है, हाँ, और बताओ। सर एक क्वेश्चन था सर, मतलब कोई ये भी बताते हैं कि जब लेट कर जो आसन किए जाते हैं तो जब हम आसन में ऊपर जाते हैं तब सांस छोड़ते हुए जाते हैं, ये सही है सर? गलत है। किसी भी चीज को ऊपर जाते हुए अगर आप श्वास छोड़ोगे तो हमेशा बीमार होगे, इंजरी होगी। नहीं सर, सिर्फ पीठ के बल पर लेट कर जो करते हैं उसमें किया जाता है क्या? गलत है ये? आप बिना हवा के गुब्बारे को उठा लोगे? गुब्बारा ऊपर कब जाता है? जब उसमें गैस होती है। तो हमारे शरीर बिना अगर श्वास के, हमारे शरीर में पावर ही किस चीज की है? प्राण शक्ति की। और प्राण किसके द्वारा एक्टिव है? श्वास के द्वारा, जो हम श्वास ले रहे हैं। अब श्वास के द्वारा प्राण एक्टिव हुआ, प्राण के द्वारा फिर हम अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं। लेकिन हम ऐसे ढीले पड़े हैं और पैरों को उठा रहे हैं, उठेंगे नहीं। जो सांस छोड़ के उठा के देखो, सांस छोड़ते हुए उठाओ, दुगनी ताकत लगेगी और इंजरी होने के चांस रहेंगे, कहीं ना कहीं चोटिल हो जाओगे। श्वास भरते हुए उठेंगे, भरने के बाद वहां पर आप ब्रीथिंग नॉर्मल कर देंगे, जब वापस आएंगे तो छोड़ते हुए आएंगे। ठीक है, जैसे बैलून में से श्वास हवा छोड़ी, वो अपने आप नीचे चला जाता है। ठीक है जी सर। सर जैसे प्रार्थना हम करते हैं उसके बाद हम डायरेक्टली सूक्ष्म व्यायाम करेंगे या कुछ वार्म अप करना चाहिए? शुद्धिकरण, शोधन करना है सबसे पहले, कपालभाति। कपालभाति। हाँ, उसके बाद फिर अग्निसार करना है, जो कल सिखाएंगे। फिर सूक्ष्म व्यायाम करने, फिर स्थूल व्यायाम, फिर सूर्य नमस्कार, फिर आसन, आसन के बाद प्राणायाम, प्राणायाम के बाद थोड़ा सा विश्राम, शवासन में या बैठी हुई स्थिति में थोड़ा सा ध्यान करने का प्रयास। किस चीज का ध्यान? किसका करोगे? किसका ध्यान करते हो किसी का ध्यान? ब्रीदिंग पे। हाँ, अपने शरीर और अपने श्वास पर। हाँ, कहते कि सर यहाँ जो ज्योति जलती है वहां पर हम ध्यान करते हैं। ये ज्योति होती है आती जाती सांसों पर ध्यान देते हुए शरीर को सजग करना। हाँ, ये ज्योति जब जलेगी जब आपका शरीर चलेगा, बिना शरीर चले ये ज्योति नहीं जलेगी। इस ज्योति को जलाने के लिए अथक प्रयास किए योगियों ने, उनकी नहीं जल पाई। तुम कहां से योगी बनोगे भाई? है? उसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। तो उस तक जाने के लिए सबसे पहले क्या रहेगा? पहला सुख निरोगी काया। तो जब हमारा शरीर निरोगी हो जाएगा, शरीर स्वस्थ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हमारी पावर बढ़ेगी, प्राण ऊर्जा बढ़ेगी, प्राण ऊर्जा बढ़ेगी, तब हम कहीं ध्यान के लायक होंगे। आप लोग ध्यान की डेफिनेशन देते क्या हो? मेडिटेशन होता क्या है बताओ? मेडिटेशन करते हैं कितने लोग करते हैं बताओ? सर कोई भी विचार या भावनाएं ना होना, सिर्फ अपने शरीर पर ध्यान लगा रहना, कोई भी आते जाते विचारों से हटना। अच्छा, और बताओ मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन किस ने किया है? मन को शांत करने के लिए भी करते हैं मेडिटेशन। फिर भी नहीं होता? नहीं हो जाता है, उस टाइम हो जाता है, फिर बाद में हो जाता है। कोई और बताओ, मेडिटेशन सिखा भी तो? सर स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए भी होता है। स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए हो जाता है? हाँ, उतने टाइम तक बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं इधर उधर। नहीं होता सर, उस टाइम पे दिमाग में आता है कि किचन में ये रखा हुआ है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, उस टाइम भी दिमाग में ये आता रहता है। नहीं होता है थॉट्स आते हैं उसके लिए। वो ज्यादा थॉट्स आते हैं। हम कंटिन्यू करते हैं ना तो फिर थॉट्स आने बंद हो जाते हैं। जितना कोशिश करो शांत रहने की, उतने थॉट्स आते हैं। तो नहीं, जब हम कंटिन्यू मेडिटेशन को करते हैं ना फिर थॉट्स आने बंद हो जाते हैं। उस दिन जब वर्कशॉप में मैम करा रही थी मेडिटेशन, तो उस टाइम भी थोड़ी देर तक तो अच्छा लगा और उसके बाद फिर नींद आनी शुरू हो गई थी। हाँ, अरे दिख गई, बढ़िया दिख गई, पीछे दिख गई।
अच्छा, एक प्रश्न का और जवाब दीजिए मुझे कि जो लोग तनाव ग्रसित होते हैं, जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है या फिर जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है या फिर जो तनाव में ज्यादा रहते हैं, तो उनको मेडिटेशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? सर प्राणायाम करना चाहिए, कराना चाहिए। करना चाहिए सर। कराना चाहिए सर। वाह मोहित, शाबाश, बहुत अच्छा जवाब। और बताओ, कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए? सर स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए, पहले योग, फिर प्राणायाम, फिर उसके बाद मेडिटेशन। ऐसे ध्यान से तो सर रिलैक्स होती है बॉडी, तो कराना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को ध्यान नहीं कराना चाहिए समीना जी। ओके ओके। वो पहले ही बेचारा पागल हो रखा है, ऊपर से फिर उसको अंदर की चीजों को और गहराई में ले। तो सर उसका बीपी नॉर्मल नहीं होता, मतलब ऐसा कुछ नहीं है? मेडिटेशन से बीपी नॉर्मल कैसे हो जाएगा? अगर कोई तनाव ग्रसित व्यक्ति है तो उनको सबसे पहले अपने पास बैठाकर उनके मन की हिम्मत को बढ़ाएं, शारीरिक हिम्मत को बढ़ाएं, फिजिकल हेल्थ को स्टार्ट करें सबसे पहले, उसके बाद फिर मेंटल स्ट्रेस आता है। ओके। कि हेल्थ है क्या चीज? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सूर्य नमस्कार किया, बन गए योगी, बैठ गए ध्यान में, हो बाबा बन गए। अब नहीं, स्ट्रेस वाले व्यक्ति को तुरंत ध्यान नहीं लगवाना चाहिए। सबसे पहले उनके उस की चारों तरफ जो ओरा बना हुआ है, नकारात्मक ऊर्जा जो बनी है, उसको दूर करो। तो ध्यान की परिभाषा जो आप बता रहे हो, श्वास पर ध्यान देना, शरीर पे ध्यान देना, तो सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ ध्यान का। आप लोग कहते हो हम ध्यान करते हैं, इतने छोटे से बड़े हो गए। अब सोनिया जी की गोदी में एक छोटा सा बच्चा है ना? उस दिन वो बुढ़िया भी आई थी। तो हर माता पिता अपने बच्चों को कहते हैं बेटा ध्यान से खाओ। क्या कभी खाया? पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज पे लगे रहते हो, ध्यान से खाना है वो? नहीं। फिर कहते ध्यान से बोलो। हिंदी के ध्यान शब्द से ही अंग्रेजी में मेडिटेशन गया है। तो ध्यान हमारे परिवार में बचपन से सिखाते हैं, ध्यान से चलो, ध्यान से बोलो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सो, ध्यान से नहाओ, ध्यान से खाना खाओ। सब कुछ बोला है कि नहीं बोला है? लेकिन आज तक हमने उनकी बातों पे कभी अमल किया ही नहीं। फर्स्ट होता है कि फिजिकल अवेयरनेस, आपकी बॉडी की अवेयरनेस अगर नहीं है, अवेयरनेस मींस आप चल कैसे रहे हो, स्थिति प्रजस्य का भाषा स्मादिस्तस्य केशवा स्थिति किम प्रमासित कि मासित वर्जित किम। कि स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षण क्या बताए गए, कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति बैठता कैसे है, कैसे चलता है, कैसा उसका हाव भाव होता है। आजकल तो चलते हुए व्यक्ति को देख रहे हो, हाँ, सड़क पर चलते हुए ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं चलती रहती है। स्थिर बुद्धि के लक्षण बताए गए हैं किसमें? गीता में। अर्जुन जी पूछते हैं श्री कृष्ण जी से कि स्थिर बुद्धि के लक्षण कैसे होते हैं? तो बोला प्रजाहति यथा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यवात्मनि तुष्ट स्थित्य प्रजस्य दोच्यते। प्रजाहति यथा कामान, प्रजा के हित में काम करने वाला, सर्वान् पार्थ मनोगतान्, सबको एक मन की गति से देखने वाला, द्वेष भावना रखने वाला, आत्मन्यवात्मनि तुष्ट, अपने आत्मा की संतुष्टि रखने वाला। इच्छाएं में भागते रहते हो, आज पनीर खाए तो कल चाप खा ले, मोमोज खा ले, पिज्जा खा ले, बर्गर खा ले, आदमी की इच्छा ही नहीं खत्म होती, खाने भी टूटते रहते हैं, आगे कहाँ जाओगे, है ना? ध्यान मतलब कि जब आत्म संतुष्टि होती है, हम किसी के भले के बारे में सोचते हैं, किसी के प्रति नकारात्मक नहीं होते हैं, जीवन में अच्छा कार्य करते हैं, अपने आप को प्रफुल्लित करते हैं, खुश रहते हैं, खुद भी खुश रहना, दूसरों को भी खुश रखना। आज के टाइम में घरों में क्या हो गया है, मैं तो मरूंगा लेकिन लेकर साथ में सबको मरूंगा, यानी कि खुद तो हंसूंगा भी नहीं लेकिन दूसरों को भी हंसने नहीं दूंगा। ऐसी नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग हमेशा घर में सर्वनाश का कार्य करते हैं। ये घर वाले, हमारे माता पिता बचपन से हमें सिखाते आए हैं ध्यान, लेकिन हमने नहीं सीखा ध्यान। हम कौन से ध्यान की बात करते हैं? बड़े होने के बाद किसी संत महात्मा ने बोल दिया यहाँ पर ध्यान लगाओ, अपनी ऊर्जा को बढ़ाओ, कुंडली मात्र 99 रुपए में कुंडली जागरण करवाओ, ये सारी चीजें करवाने के लिए भाग लेते हो, लेकिन लाइफ में माता पिता ने क्या बोला उस पर ध्यान कभी
नहीं देते हो। तो ध्यान है माता पिता का दिया हुआ, और उस ध्यान पे रहोगे तो किसी बड़े ध्यान को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि किसी को साधु तो बनना नहीं है ना, पैसा ही तो कमाना है, पैसा ही तो कमाना है। जिनको पैसा नहीं कराना तो दूसरा कार्य क्या है, शरीर को स्वस्थ रखना है। तो शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर पे ध्यान लगाओ ना, ये पागलों की तरह बुद्धि पे क्यों ध्यान लगाते हो? शरीर स्वस्थ रहेगा, मन खुश रहेगा तो बुद्धि अपने आप एक्टिव रहेगी। अगर शरीर ही ठीक नहीं है, शरीर तनाव में है, मन तनाव में है, तो बुद्धि कैसे आप मेडिटेशन से शांत कर लोगे? ठीक है? हाँ, तो आज के बाद मेडिटेशन को, सॉरी मैं तो मेडिटेशन बोलता ही नहीं, मेडिसिन आता है मेरे मुंह से निकल के। मेडिटेशन क्या है? एक मेडिसिन है। जो लोग एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं ना, आदमी भ्रम में रहते हैं कि इससे हम ठीक हो जाएंगे, कभी ठीक नहीं होते। उस बीमारी को दबा दिया जाता है, कुछ समय बाद ऑटोमेटिक सिस्टम एक्टिव होकर उसको ठीक कर देता है। ठीक है? हाँ, तो ध्यान शब्द के रूप में अपने ऊपर ध्यान लगाना, अपने शरीर के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर ध्यान लगाओ कि मेरा जीवन कैसे सुख में हो सकता है। प्रॉब्लम तो सबके पास है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं देता कोई, उल्टा इंसान हमारी मजाक बनाता है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किससे मिलेगा? हमसे ही मिलेगा। कई बार हमें झुकना पड़ेगा, कई बार सामने वाले भी झुक जाते हैं। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ मुर्दों की पहचान होती है। तो अकड़ के मत रहना किसी से। आज तुम्हारा समय है, कल उनका भी आ जाएगा। किसी ने गलती की है तो माफ करने वाले बनो, है ना? किसी ने माफ किया है तो उसको स्वीकार करने वाले बनो उनको, क्योंकि घर में गलतियां बहुत होती है, लेकिन माफ करके आगे बढ़ना ही परिवार कहलाता है। एक परिवार को जोड़ने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन तोड़ने में चुटकी लगती है ना? तो ये ध्यान करो अपने जीवन में, तो आप हंसते मुस्कुराते रहोगे। और ये वाला ध्यान करोगे और आंखें खोलते कहोगे ये चुड़ैल अभी भी यहीं बैठी हुई है? तो क्या फायदा उस मेडिसिन का, है जो आपने ली है? तो मेडिसिन न लेकर अपने ध्यान पर, कि वो अगर चुड़ैल है तो उसको इंसान कैसे समझूं मैं, उस पर ध्यान लगाओ। ठीक है? इंसान बुरा नहीं होता, इंसान धरती पे कोई बुरा नहीं है, क्योंकि बनाने वाला कौन है? वो ईश्वर। बुरा कौन है? उनके अंदर की वो नकारात्मक चीजें जिनकी वजह से बुराइयां बढ़ रही है। मनुष्य बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके अंदर क्या बुरा है? उनकी बुराइयां। उनकी बुराइयों को खत्म करने के लिए हम प्रयास करेंगे तो क्या पता जीवन में कुछ अच्छा उजाला आ जाए। और अगर वो नहीं मान रहे तो वहां से साइलेंट होना अच्छा होता है, वायलेंट होना नहीं, रिश्ते खत्म करना नहीं। अपने ही दुश्मन बनते और अपने ही दुश्मनी पे काम आते हैं। ठीक है? बस आपको संभाल के रखना है कि आप कैसे संभालो। ठीक है? हाँ जी शिखा जी। सर मोहित जी ने वो नोट्स भेजे, आपने देखा क्या? पीडीएफ भेज दिए ना मोहित जी आपने? भेजिए, हमारे पर टाइम नहीं लगा, मैं देखकर बताऊंगा। सर एक बार थोड़ा सा हिंट करिएगा ना कल कि कैसा बना है, फिर हम लोग भी थोड़ा। अच्छा, फिर मोहित की कॉपी कर लोगे आप लोग? नहीं सर, कॉपी करने का टाइम नहीं है, जितना मैं लिख सकती थी लिख ली हूँ, कुछ बचा हुआ है। तो सर अच्छा ये बताइए कितने पेजेस ऑलमोस्ट हो जाने चाहिए? 1000-2000 कर लो। नहीं सर, इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर पेज पॉसिबल नहीं होते। आपको अपना करना है कि आपने मेहनत कितनी करी है। हाँ, नहीं राइटिंग में तो सर लिखते जा रहे हैं, मतलब अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रहे हैं। अब टाइम है नहीं, 28 को सबमिट करने बोले थे ना आप सर? हाँ जी, संडे को करते नहीं, मंडे की शाम तक कर देना। हाँ ठीक है, तब ट्यूसडे को आपकी लास्ट क्लास है ना? सर ये ना, ये नोट्स एक्चुअली बन जा रहे हैं, बाद में हमको ही काम आएंगे। हमारे पास तो नोट्स रहेंगे, कभी कुछ भूल रहे हैं या कर रहे हैं तो अच्छे से लिख के। तो ये क्या कहते हैं, मोहित ने जो बनाया ये तो कहीं से कॉपी करके बना रखे हैं। हाँ मोहित भाई, एक्चुअली मैं वही देखी ना, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टेड है, इतना लिखने की नीड है भी। हाँ, ये तो कोई जैसे 6 मंथ का कोर्स या 1 महीने का कोर्स चल रहा हो, ये वहां से कॉपी की हुई है। हाँ सर, है क्या कि अपन 1 मंथ पढ़ रहे हैं, बेसिक चीज जो हमें अपने माइंड में रहे, भूले ना, जनरल लैंग्वेज में
तो वैसा सर ही और उसमें कुछ करेक्ट करके दूसरा नोट्स लिख दो, अभी मेरे पास टाइम है, 3 दिन में लिख के दूसरा दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अपने सिलेबस के लिए बोला था बेटा, आपने तो ये पता नहीं क्या क्या बना रखा है। 7 सूक्ष्म ओके व्यायाम, 2 स्थूल व्यायाम, सूर्य नमस्कार, 32 आसन, 5 प्राणायाम और षटकर और बंद, इन पर आपको नोट्स बनाने हैं। तो आपने किसकी कॉपी की आपने? सर पहले से एक कोर्स किया था उसका, उसी में रखे थे, कुछ और ऐड करके लिख दिया मैं। नहीं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। देखिए सर कपाल भाती वगैरह सबके बारे में राइट करना है हमें। हाँ, प्राणायाम के बारे में। सर बंद और मुद्रास भी लिखनी है, वो तो प्रैक्टिकल में ही है, प्रैक्टिकल पार्ट ही है। हाँ कल कराएंगे बंद, और मुद्रा तो नहीं कराएंगे पर बंद जरूर कराएंगे। अच्छा, मुद्रा नहीं कराएंगे, मुद्रा अगले कोर्स में सीखना आप लोग, क्योंकि मुद्रा अभी आप समझ नहीं पाओगे। ओके सर, इनके सर स्थूल व्यायाम और इनके डेफिनेशन लिखने की तो जरूरत नहीं है, जो आपने कराए हैं स्थूल व्यायाम और सूक्ष्म व्यायाम वही लिख लेना। डेफिनेशन मैंने बताई तो थी, वो लिख लें थोड़ी सी, ठीक है। आप थोड़ा सा परिचय तो लिखोगे ना कि सूक्ष्म व्यायाम क्या है, किसने लिखे हैं, कौन थे वो। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। सर आप मास्टर्स के बारे में आज बताने वाले थे एमए के लिए। बेटा आप लोग बताएंगे लोग कितने बच्चे, उसी के बाद ही तो आगे बात करूंगा। सर मैं तो रेडी हूँ, बाकी किसी का नहीं पता मुझे। बाकी कोई नहीं कर रहा ना? हाँ या ना करो बेटा। अरुणा मैम किस चीज के लिए रेडी, पीजी वाला बता रहे हो? हाँ हाँ, जो उत्तराखंड से करना है। अच्छा, तो एक आप ही है बस, है ना? जी सर। एक आप है, एक लड़की और है, चलो 2 हैं, आप दोनों का करा देते हैं। तो सर मेरा वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट में अभी टाइम लगेगा, तो आपको मार्कशीट वाला पीडीएफ भेज दूं? हाँ माइग्रेशन 1-1.5 महीने तक करवा लेना आप अपना ना। बाद में भेज सकते हैं ना?